का स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा संभालना हमारी होशियारी पर, हमारी पढ़ाई लिखाई पर निर्भर करता है। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम देखेंगे कि पैसे के मामले में हमारी डिग्रियों से कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का और हाँ, हमारी किस्मत का भी हाथ होता है। इस बात को समझने के लिए दो बिल्कुल उल्टी कहानियां हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार, गैस स्टेशन पे काम करने वाले, जिन्होंने चुपचाप किसी को बताए बिना $8 मिलियन जमा कर लिए। और दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, और आखिर में दिवालिया। एक के पास फॉर्मल पढ़ाई कम, दूसरे के पास दुनिया की बेस्ट तालीम। फिर नतीजा इतना अलग क्यों? आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम मॉर्गन हॉसल की किताब है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, उसके कुछ दिलचस्प आइडियाज पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है पैसे से जुड़े उन साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझना जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। हमारा बर्ताव कैसा है, किस्मत और रिस्क का क्या रोल है, और ये काफी है या इनफ होने का मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ दिमागी कसरत का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल ज्यादा है। रोनाल्ड रीड की कहानी में क्या खास था? देखिए, वो बेहद सादे ढंग से रहते थे, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते थे और उसे जानी मानी बड़ी कंपनियों के शेयरों में लगाते थे, ब्लू चिप स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो दशकों तक, सालों साल धैर्य से टिके रहे, हटे नहीं। दूसरी तरफ रिचर्ड फैस्कोन थे, बेहतरीन शिक्षा, फाइनेंस की गहरी समझ, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, एक आलीशान बहुत बड़ा घर बनाया जिसका खर्चा उनकी कमाई से कहीं ज्यादा था। और फिर जब 2008 का वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, दिवालिया। यहां दिमागी काबिलियत, वो हार्वर्ड की डिग्री, काम नहीं आई। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। फॉस्कोन की कहानी साफ दिखाती है कि कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर वो अपनी भावनाओं पर, अपने लालच पर या डर पर काबू नहीं रख सकता तो फाइनेंशियल बर्बादी लगभग तय है। पैसा सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये इमोशंस का भी खेल है। रोनाल्ड रीड के पास शायद फॉस्कोन जैसी टेक्निकल समझ ना रही हो, पर उनके पास पेशेंस था, डिसिप्लिन था और शायद सबसे जरूरी, उन्हें अपनी लिमिट्स पता थीं। और हमारा ये जो व्यवहार है, ये बनता कैसे है? इसमें हमारे पर्सनल अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका शायद एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम खुद अनुभव करते हैं। लेकिन वही छोटा सा अनुभव हमारे दुनिया को देखने का नजरिया, खासकर पैसे को लेकर, वो 80% तक तय कर देता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी में भयानक महंगाई देखी हो, मतलब हाई इन्फ्लेशन का दौर देखा हो, वो शायद बॉन्ड्स जैसी सेफ मानी जाने वाली चीजों में भी पैसा लगाने से हमेशा डरेगा। 2006 की एक स्टडी ने भी यही दिखाया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट्स ने पाया कि लोगों के अर्ली एडल्टहुड के जो अनुभव होते हैं ना, वो उनके जीवन भर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम सब दुनिया को एक अलग ही चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुभव इतने अलग हैं। जैसे कोई अगर बहुत अमीर परिवार में पला बड़ा है तो शायद वो मंदी के दौर के डर को सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा। जॉन एफ कैनेडी के बारे में भी ऐसे कुछ कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब उनसे महामंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने माना कि उन्हें इसका सीधा अनुभव नहीं था। उनका परिवार काफी अमीर था। हाँ, और इसी वजह से कई बार लोगों के फाइनेंशियल फैसले बाहर से देखने पे अजीब लगते हैं या इरैशनल लगते हैं। जैसे लॉटरी टिकट खरीदना, आंकड़ों के हिसाब से देखो तो ये पैसे की बर्बादी है सरासर, लेकिन जो कम आय वाला व्यक्ति रोज की मुश्किलों से गुजर रहा है, उसके लिए वो थोड़े से पैसों का टिकट शायद एक उम्मीद खरीदने जैसा है, एक सपना देखने का जरिया। ये समझना जरूरी है, तभी हम पैसे से जुड़े इंसानी व्यवहार को बेहतर समझ पाएंगे। ये हमेशा रैशनल यानी तर्कसंगत नहीं होता, पर अक्सर उस व्यक्ति की परिस्थिति के हिसाब से रीजनेबल यानी वाजिब जरूर लगता है। अच्छा, व्यवहार के अलावा एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लक, किस्मत और रिस्क। बिल्कुल। बिल गेट्स की कहानी देखिए, वो बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। पर किस्मत ने भी उनका साथ दिया।
वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे, लेक साइड स्कूल, जहां 1968 में ही कंप्यूटर आ गया था। सोचिए। वहीं उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई और माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये सही समय पर सही जगह होना भी था। लक फैक्टर था। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा दुखद पहलू। गेट्स के एक और दोस्त थे, केंट इवेंस। वो भी उतने ही होशियार थे, उतने ही कंप्यूटर के दीवाने। दोनों साथ में कोडिंग करते थे, भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई। उतनी ही काबिलियत, उतनी ही लगन, पर नतीजा एकदम अलग। एक कहाँ पहुंचा और दूसरे के साथ क्या हुआ। यही है भाग्य और जोखिम का खेल, लक और रिस्क। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं असल में। केंट इवांस के साथ जो हुआ वो जोखिम था, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट। बिल गेट्स के साथ जो हुआ उसमें स्किल तो थी ही, पर लक का भी बड़ा हाथ था। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सिर्फ उनके स्किल की तारीफ करते हैं और लक वाले हिस्से को भूल जाते हैं, और असफल लोगों को देखकर हम उनकी कमियां गिनाते हैं, पर शायद उनके साथ बुरा भाग्य जुड़ा हो, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े उद्योगपतियों ने कई बार नियम तोड़े, ऐसे काम किए जो आज शायद गैरकानूनी हो। उनकी सफलता को उनकी दूरदर्शिता या जीनियस कहा गया। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि किस्मत ने उन्हें बचाया हो? बहुत से दूसरे लोग जिन्होंने वैसे ही रिस्क लिए होंगे, वो शायद पकड़े गए या फेल हो गए हों, जैसे एनरॉन के मामले में हुआ। सफलता या असफलता कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। स्किल, लक और रिस्क के बीच की लाइन बहुत बहुत धुंधली होती है। और जब सफलता मिलती है, खासकर बहुत ज्यादा सफलता, तो एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर कितना काफी है, कितना इनफ है? ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग पहले से ही बहुत अमीर हैं, मतलब बेतहाशा अमीर, जिनके पास पीढ़ियों तक के लिए पैसा है, वो और ज्यादा कमाने के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? रजत गुप्ता का मामला देखिए। मैकिन्सी जैसी टॉप कंसल्टिंग फर्म के सीईओ थे, करोड़ों की नेटवर्थ, लेकिन उन्हें अरबपति बनना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे, तो वहां से मिली इनसाइडर जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, भेद बताए और आखिर में जेल गए। या बर्नी मैडॉफ को देखिए, अपनी वो बदनाम पॉन्जी स्कीम शुरू करने से पहले, मतलब जिसमें वो निवेशकों से पैसा लेकर उन्हें झूठा रिटर्न दिखाते थे, धोखाधड़ी थी। उससे पहले वो एक बहुत कामयाब और इज्जतदार फाइनेंसर थे, अच्छा खासा बिजनेस था। फिर भी उन्होंने और ज्यादा की चाह में सब कुछ, अपनी इज्जत तक बर्बाद कर दी। ये इनफ की यानी पर्याप्त की सीमा न तय कर पाने का खतरनाक नतीजा है। दिक्कत तब होती है जब हमारे लक्ष्य लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जिसे गोल पोस्ट शिफ्टिंग कहते हैं। आज जो काफी लगता है, कल वो कम लगने लगता है, और इसमें आग में घी का काम करती है सोशल कंपैरिजन। हम लगातार दूसरों को देखते रहते हैं कि उनके पास क्या है, वो क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। आप हमेशा किसी ऐसे को ढूंढ लेंगे जिसके पास आपसे ज्यादा है। इसे जीतने का एक ही तरीका है, इस दौड़ में हिस्सा ही न लेना। खुशी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो सकता है, खुशी इज इक्वल टू नतीजे उम्मीदें। अगर आपकी उम्मीदें बेतहाशा बढ़ती रहेंगी, तो नतीजे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप शायद ही कभी संतुष्ट महसूस करेंगे। इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, आपकी अपनी सीमा क्या है। हाँ, और यहीं पर एक और बारीक सा फर्क समझना भी जरूरी है, अमीरी और दौलत के बीच का। अमीरी वो है जो दिखती है, महंगी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े, ये खर्च किया हुआ पैसा है, शो ऑफ है। दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो बैंक में पड़ा है, निवेश में लगा है, जिसे अभी खर्च नहीं किया गया है, वो छिपा हुआ है। बिल्कुल, सच्ची दौलत आपको ऑप्शन देती है, आज़ादी देती है, अपने समय पे कंट्रोल देती है। जैसा उस म्यूजिशियन के उदाहरण में था, जिसने कम कमाई के बावजूद बचत करके अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम हासिल की। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। आप सोचते हैं लोग आपकी महंगी कार देखकर आपकी तारीफ करेंगे, पर असल में वो उस कार को देखकर सोच रहे होते हैं, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मेरी तारीफ करते। वो आपकी नहीं, उस चीज की प्रशंसा कर रहे होते हैं, या उसे अपनी इच्छाओं का पैमाना बना रहे होते हैं। तो दौलत बनाने का सबसे तेज तरीका ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। सेविंग। और बचत के लिए हमेशा किसी बड़े लक्ष्य की जरूरत नहीं होती।
है ना? हाँ, बिना किसी खास वजह के बचत करना भी अपने आप में एक मकसद है, एक गोल है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन, अप्रत्याशित घटनाओं का, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करने की ताकत देता है। कौन जानता है कल क्या हो जाए? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए, कुछ भी। बचत एक तरह का सेफ्टी नेट है, सुरक्षा कवच। ये ऊर्जा बचाने जैसा है। जितनी बिजली आप बचाते हैं, उतनी ही बिजली बनाने की जरूरत कम हो जाती है। कंट्रोल आपके हाथ में होता है। बचत असल में आपकी आय और आपके अहंकार, ईगो के बीच का अंतर है। इसे बढ़ाने के लिए या तो आय बढ़ाएं या विनम्रता अपना। आप यकीन नहीं करेंगे, $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। सोचिए जरा, 65 साल की उम्र के बाद। ये कंपाउंडिंग का जादू है। यानी जब आपका पैसा और उस पैसे पर कमाया गया मुनाफा दोनों मिलकर और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये धीरे धीरे शुरू होता है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। हमारा दिमाग अक्सर सीधी रेखा में सोचने का आदी होता है, लीनियर थिंकिंग, जैसे 2+2+2+2। लेकिन कंपाउंडिंग घातीय रूप से काम करती है, एक्सपोनेंशियल, जैसे 2×2×2×2। इसे विजुलाइज करना, समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जैसे बिल गेट्स ने भी शुरू में कहा था कि जीमेल का वो 1 गीगाबाइट स्टोरेज भला किसी को क्यों चाहिए होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन बफे की कहानी का असली सबक सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं है, बल्कि समय है, टाइम। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं रहे, वो लंबे समय तक एक अच्छे निवेशक बने रहे। ये ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर अमीर बनने, गेटिंग वेल्दी, और अमीर बने रहने, स्टेइंग वेल्दी, का फर्क सामने आता है। ये दो अलग अलग स्किल हैं। अमीर बनने के लिए शायद आपको रिस्क लेना पड़े, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़े, बड़े दांव खेलने पड़े। जैसे जेसी लिवरमोर थे, अपने समय के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर माने जाते थे। उन्होंने 1929 के मार्केट क्रैश में करोड़ों कमाए, लेकिन बाद में बड़े रिस्क लिए, बहुत कर्ज लिया और सब कुछ गंवा दिया। 4 बार दिवालिया हुए। तो अमीर बने रहने के लिए शायद कुछ और चाहिए होता है, अलग तरह का माइंडसेट। बिल्कुल, अमीर बने रहने के लिए शायद थोड़ी विनम्रता चाहिए, थोड़ी कंजूसी या मितव्ययिता, और ये डर कि जो कमाया है वो किस्मत पलटने पर जा भी सकता है। बफे और उनके पार्टनर चार्ली मंगर के एक साथी थे, रिक ग्वेरिन। वो भी उतने ही होशियार थे। तीनों मिलकर निवेश करते थे। लेकिन 1973 और 74 की मंदी में जब बाजार बहुत गिरा, तो रिक ने मार्जिन पर बहुत पैसा लगा रखा था, मतलब उधार लेकर। उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए बर्कशायर हैथवे के शेयर बहुत सस्ते में बेचने पड़े। बफे और मंगर इसलिए टिके रहे क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्ज नहीं लिया था। वो आर्थिक रूप से अटूट थे, अनब्रेकेबल। मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने से ज्यादा जरूरी है खेल में टिके रहना, गेम में बने रहना, ताकि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। सही कहा, सर्वाइवल, टिके रहना सबसे जरूरी है। और टिके रहने के लिए जरूरी है कि आप अनएक्सपेक्टेड झटकों को झेल सकें। इसीलिए थोड़ी नकदी यानी कैश रखना या जरूरत से कम कर्ज लेना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको बुरे वक्त में, जब मार्केट डाउन हो, मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट बेचने से बचाता है, लॉस में बेचने से बचाता है। और बुरे वक्त की बात करें तो प्लानिंग करना जरूरी है ना? पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि अगर प्लान काम नहीं आया तो क्या होगा, प्लान बी क्या है। क्योंकि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। 9/11 का हमला हो या 2008 का फाइनेंशियल संकट, ये सब ऐसी घटनाएं थीं जिनका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। यहीं पर बेंजामिन ग्राहम की वो मशहूर अवधारणा काम आती है, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है अपनी योजनाओं में गलती की गुंजाइश रखना, एक बफर रखना। मान लीजिए आप एक पुल बना रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन कहती है कि वो 10 टन वजन झेल सकता है, तो आप उसे सिर्फ 10 टन के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, आप उसे 15 या 20 टन झेलने लायक बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, यही सुरक्षा का मार्जिन है। निवेश में इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि सिर्फ सबसे अच्छे अनुमान यानी बेस्ट केस सिनेरियो पर निर्भर न रहना। भविष्य अनिश्चित है, इतिहास हमें कुछ सिखाता तो है, पर वो भविष्य का परफेक्ट नक्शा नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। दुनिया बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नियम बदलते हैं, समाज बदलता है। जो कल काम करता था जरूरी नहीं वो आज भी करे। बेंजामिन ग्राहम खुद, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहते हैं, वो भी अपनी निवेश रणनीतियां बदलते रहते थे,
क्योंकि पुराने तरीके काम करना बंद कर देते थे। तो मतलब सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय हमें नतीजों की एक रेंज के लिए अलग अलग संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये भी मानना होगा कि हम खुद भी बदलते हैं, हमारा मन बदलता है, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। इसे इतिहास के अंत का भ्रम या एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम सब मानते हैं कि हम अतीत में बहुत बदले हैं, हमारी सोच बदली है, पसंद बदली है, लेकिन भविष्य में हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। पर ऐसा होता नहीं है। आज जो करियर हमें बहुत पसंद है, हो सकता है 10 साल बाद वो हमें बोझ लगने लगे। आज जो फाइनेंशियल लक्ष्य हमें बहुत ज़रूरी लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा घर खरीदना, हो सकता है कल उसकी अहमियत कम हो जाए, हमें लगे कि छोटी जगह ठीक है। तो लंबी अवधि की योजना बनाते समय इस पर्सनल चेंज की गुंजाइश भी रखनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कठोर योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, एक्सट्रीम प्लान से बचना चाहिए, जैसे हद से ज़्यादा बचत करना और आज बिल्कुल एंजॉय ना करना, या फिर भविष्य की बिल्कुल चिंता किए बिना आज सब उड़ा देना। दोनों ही बाद में पछतावे का कारण बन सकती हैं। बैलेंस साधना, संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना ज़रूरी है। ये मानना कि हमारा मन बदल सकता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स ओके टू चेंज योर माइंड। निवेश में एक और दिलचस्प बात है टेल्स यू विन वाली अवधारणा। इसका क्या मतलब है? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि कई क्षेत्रों में ज्यादातर सफलता कुछ गिने चुने असाधारण रूप से सफल परिणामों से आती है, आउटलायर्स से। इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं, यानी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के किनारों पर यानी टेल्स पर होती हैं, रेयर पर बहुत प्रभावशाली घटनाएं। वेंचर कैपिटल, जहां नई कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ज्यादातर नई कंपनियां या तो फेल हो जाती हैं या ठीक ठाक चलती हैं, एवरेज। लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनियां इतनी ज्यादा सफल होती हैं, मतलब हजारों गुना रिटर्न देती हैं, कि वो पूरे फंड के बाकी सारे नुकसान की भरपाई करके जबरदस्त मुनाफा दे देती हैं। एक या दो विनर्स सब संभाल लेते हैं। ये सिर्फ वेंचर कैपिटल में ही होता है या और जगह भी? नहीं, ये शेयर बाजार में भी होता है। एक स्टडी के मुताबिक रसेल 3000 इंडेक्स, जिसमें अमेरिका की 3000 बड़ी कंपनियां हैं, उसका 1980 से लेकर करीब 40 साल का कुल रिटर्न सिर्फ 7% कंपनियों की वजह से आया है। सिर्फ 7%। यानी 93% कंपनियां या तो एवरेज रही या सफल या पैसा डुबाया। कला की दुनिया में भी ऐसा ही है। एक मशहूर आर्ट डीलर ने कहा था कि उनकी ज्यादातर कमाई बस कुछ ही कलाकारों की पेंटिंग से हुई। वॉल्ट डिज्नी की कहानी देखें। स्नो वाइट फिल्म की जबरदस्त सफलता ने उनकी कंपनी को बचाया और आगे बढ़ाया, जबकि उससे पहले कई प्रयास उतने सफल नहीं रहे थे। वो एक टेल इवेंट था उनके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि असफल होना या एवरेज रहना ये सामान्य बात है, नॉर्मल है। बिल्कुल, ज्यादातर चीजें काम नहीं करती। पीटर लिंच, जो एक बहुत सफल फंड मैनेजर थे, कहते थे, अगर आप इस धंधे में शानदार हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होते हैं, मतलब 4 बार गलत भी होते हैं। वॉरेन बफे ने भी माना कि उन्होंने सैकड़ों स्टॉक खरीदे, पर उनकी ज्यादातर कमाई सिर्फ 10 अच्छी निवेशों से हुई। इसलिए अपनी छोटी-मोटी असफलताओं या एवरेज नतीजों की तुलना दूसरों की असाधारण सफलताओं से करके निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ी सफलताएं हैं वो अक्सर टेल इवेंट्स होती हैं, रेयर होती हैं। ये समझना भी जरूरी है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग खेल खेल रहे होते हैं, है ना? शेयर बाजार में जो डे ट्रेडर है, जो कुछ घंटों या दिनों के लिए शेयर खरीदता बेचता है, उसका लक्ष्य, उसकी टाइमलाइन उस निवेशक से बिल्कुल अलग है जो 20-30 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहा है। दोनों का गेम अलग है। हाँ, और जब ये अलग-अलग खेल खेलने वाले लोग एक दूसरे से संकेत लेने लगते हैं, एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं, तो बुलबुले बनते हैं, मार्केट बबल्स। .com बबल के दौरान यही हुआ, या हाउसिंग बबल के दौरान। जो कीमत एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, जो मोमेंटम पर खेल रहा है, उसके लिए जायज लग रही थी, वो एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के लिए पागलपन थी। इसलिए जरूरी है कि हम अपना खेल समझें। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी टाइमलाइन क्या है, हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, और दूसरों के खेल से प्रभावित न हो। अपना गेम खेलें। एक आखिरी बात पर आते हैं, निराशावाद यानी पेसिमिज्म। ये अक्सर ज्यादा आकर्षक क्यों लगता है, ज्यादा भरोसेमंद क्यों लगता है? बुरी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं। क्योंकि बुरी घटनाएं अक्सर अचानक होती हैं, तेजी से होती हैं, और उनका इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। बाजार का गिरना, कोई हादसा, कोई संकट, ये सब हेडलाइन बन जाते हैं।
जबकि तरक्की, प्रोग्रेस वो धीरे धीरे होती है, लगभग अदृश्य रूप से, इंच दर इंच। सोचिए, हवाई जहाज का आविष्कार एक धीमी प्रक्रिया थी, सालों लगे, लेकिन एक विमान दुर्घटना की खबर तुरंत फैलती है। पिछले 50 सालों में अमेरिका में हृदय रोग से होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है। ये एक शानदार उपलब्धि है, पर इस पर रोजाना हेडलाइन नहीं बनती। लेकिन एक तूफान आता है तो वो तुरंत बड़ी खबर बन जाता है। निराशावाद शायद हमारी उम्मीदें कम रखता है, जो हमें झटकों के लिए तैयार करता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है। और अंत में हम उन आकर्षक कल्पनाओं, अपीलिंग फिक्शंस की बात करते हैं जिन पर हम यकीन करने लगते हैं। वो एलियन अर्थशास्त्री वाला उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। अगर कोई एलियन 2007 में पृथ्वी पर आता और फिर 2009 में दोबारा आता, तो उसे भौतिक रूप से ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। इमारतें वहीं थीं, फैक्ट्रियां चल रही थीं, लोगों का ज्ञान कम नहीं हुआ था। फिर भी 2008-9 में अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने जो कहानियां खुद को सुनाई थीं वो बदल गईं, हमारा भरोसा बदल गया। 2007 में हम मानते थे कि घर की कीमतें कभी गिर ही नहीं सकती, कि बैंक बहुत सुरक्षित हैं। ये हमारी कहानी थी। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना छोड़ दिया। कहानी बदली और अर्थव्यवस्था बैठ गई। जब हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण कम है, जब हम अनिश्चितता महसूस करते हैं और हम समाधान चाहते हैं, तो हम ऐसी कहानियों पर यकीन करने लगते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें कंट्रोल का एहसास दिलाती हैं, भले ही वो सच ना हो। जैसे पुराने जमाने के वो अप्रभावी इलाज, या आज के दौर के बहुत से फाइनेंशियल फोरकास्टर्स जो दावा करते हैं कि वो जानते हैं मार्केट कल कहाँ जाएगा। ये आकर्षक कल्पनाएं हैं। तो मतलब अनिश्चितता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, ये विनम्रता है। आप जितना कम निश्चितता की तलाश करेंगे, जितना कम आपको लगेगा कि आपको सब पता है, उतना ही कम आप इन आकर्षक कल्पनाओं का शिकार होंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? ऐसा लगता है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हिसाब किताब का, नंबर्स का नहीं है। ये बहुत हद तक मनोविज्ञान का है, व्यवहार का है, हमारी भावनाओं का है। बिल्कुल सही। ये समझना कि हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे डर हैं, हमारे लालच हैं, हमारी सीमाएं हैं। विनम्रता रखना, भाग्य की भूमिका को स्वीकारना, पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करना और उस पर टिके रहना, लंबी अवधि के लिए सोचना और दुनिया की अनिश्चितता को गले लगाना, शायद यही फाइनेंशियल समझदारी के कुछ सबसे जरूरी सबक हैं। और ये आपकी डिग्री या आपकी इंटेलिजेंस से शायद ज्यादा मायने रखते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक विचार, ये जानते हुए कि हमारी अपनी इच्छाएं, जरूरतें और ये दुनिया लगातार बदल रही है। आज हम पैसे के बारे में ऐसी कौन सी धारणा या विश्वास रखते हैं जिस पर शायद 10 या 20 साल बाद हमारा भविष्य का स्व सवाल उठाएगा और शायद हंसेगा या सोचेगा, तब मैं ये क्या सोचता था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।